अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का अदालती हुक्म, अदालती मामलात में मुदाखलत, अदालतों की हुक्म अदूली, बेंचेस पे अदम एतमाद, फाइनेंस से कानूनी मामलात और गवर्नेंस से लेकर बैनुल सूबाई मामलात तक बाइख्तियार वजीर खजाना का बतौर निगरान वजीर आजम चुनाव। हुकूमत के पास दलील भी है, बहुत सी तौजियात भी। बार बार आइन में गुंजाइश भी निकाली गई है। हुकूमत ने वजीर खजाना इसाक डार के जो कि इस वक्त सेनेटर लगभग 15 कमेटियों के सरबराह जमात में सबसे ज्यादा बाइख्तियार वजीर हैं, को निगरान वजीर आजम बनाने का अंदिया दिया। गोया निगरान हुकूमत मौजूदा हुकूमत का ही तसलसल होगी। इतलात है कि एक बार फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की दुबई में मुलाकात होने के इम्कानात हैं, जिसमें निगरान सेटअप बशमूल निगरान वजीर आजम पर मुशावरत की जा सकती है। इस मुलाकात में एक बार फिर बाकी इत्तेहादियों JUIF और MQM को बुलाने या दावत देने की बात बारहा अभी तक नहीं की गई। ताज्जुब यह है कि हुकूमत के एक वजीर इसाक डार की बतौर निगरान वजीर आजम तैनाती की खबर को रद्द कर रहे हैं, जबकि दूसरे वजीर इसके इम्कानात को मुशावरत से नत्थी कर रहे हैं और खुद इसाक डार साहब इस तैनाती की तरदीद करने को तैयार नहीं। ये डे 1 से जो है इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर एक सवालिया निशान आ जाएगा। जब एक पार्टी का एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिस बेरर और वजीर क़यादत के इंतहाई करीब शख्सियत जो है, रोल जो होता है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का, वो अंपायर का होता है। इलेक्शन के बाद भी अपॉर्चुनिटीज मौजूद होंगी अगर कोई ओहदा जो है डार साहब के लिए, तो दिस हैज नॉट बिन डिस्कस्ड एट एनी लेवल। जो कुछ कर सका हूँ मैं माजी में भी 5वीं दफा अल्लाह ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मैं ये निभा रहा हूँ। गॉड नोज जी, लेकिन ये है जो भी जिसको अल्लाह जिम्मेदारी दे, देखिए ये मुल्क की मैं समझता हूँ कि 3 महीने कौम के सिर्फ डे टू डे के ऊपर गुजार देने मुनासिब नहीं है। आप ये रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि इसाक डार बिल्कुल भी वजीर आजम निगरान वजीर आजम नहीं हो सकते? देखिए, अगर उनके ऊपर तमाम जमातें और अपोजिशन इत्तेफाक कर लेते हैं तो वो भी हो सकते हैं। आइन की रूह से आर्टिकल 224 के तहत कायदे-ए-वान और कायदे-हिज़्ब इख्तिलाफ बाहमी मुशावरत से एक नाम पर इत्तेफाक करते हैं, जिसको सदर मुमलिकत बतौर निगरान वजीर आजम तैनात करते हैं। मगर सियासत के इस हालिया बाब में कायदे-ए-वान और कायदे-हिज़्ब इख्तिलाफ तस्वीर का एक ही रुख है, सो ये मश्क बेमायने है। कायदे-ए-वान और कायदे-हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान निगरान वजीर आजम के लिए किसी एक नाम पर इत्तफाक न होने की सूरत में आइन के आर्टिकल 224A के तहत मामला स्पीकर कौमी असेंबली के पास जाएगा, जो 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील देंगे। इस कमेटी में कायदे-हिज़्ब इख्तिलाफ और वजीर आजम दो नाम देंगे, जबकि सेनेट या कौमी असेंबली या दोनों ऐवानों से कुल 8 अरकान इस कमेटी के मेंबर होंगे। अगर पार्लिमानी कमेटी भी किसी एक नाम पर इत्तफाक न कर पाए तो मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाएगा। इस वक्त मिली जुली खबरें गर्दिश में हैं। पीपल्स पार्टी का निगरान वजीर आजम पर इत्तफाक हो चुका और वो एक साबिक जज हैं, ये खबरें मौसूल हो रही हैं, मगर ऑन रिकॉर्ड तरदीद भी आ रही है कि पीपल्स पार्टी ने अभी तक निगरान वजीर आजम के लिए कोई नाम फाइनल नहीं किया। कोई नाम हमसे शेयर नहीं हुआ है और ना कोई फैसले पीपल्स पार्टी की तरफ से आए हैं। इसाक डार साहब का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं आया, आज तक नहीं आया। इसके बाद अगर कि वो अपने नाम लाएंगे, 3 नाम शॉर्ट लिस्ट होंगे, हम भी अपने नाम लेके आएंगे, बाकी जमातें भी नाम लेके आएंगी, डिस्कशन होगी, उसके बाद जो भी होगा वो केयर टेकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने निगरान सेटअप पे मुशावरत के लिए 5 रुकनी कमेटी बनाने का ऐलान किया। MQM ने वजीर आजम की जानिब से बनाई गई कमेटी के लिए 3 नाम फाइनल कर लिए। कमेटी में MQM की तरफ से डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, अमीनुल हक शामिल होंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से अयाज सादिक, एहसन इकबाल और साद रफीक कमेटी का हिस्सा होंगे। इसाक डार की बतौर निगरान वजीर आजम तैनाती पर MQM अपना रद्द अमल वाज़ेह तौर पर दे चुकी है और कमेटी के सामने ये ही रद्द अमल रखने का फैसला भी कर चुकी है। ये एक दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा, सियासी तौर पे ये PMLN के लिए भी मुनासिब नहीं होगा। इस तरह के इकदाम से वो गुरेज करें। इसाक डार को कोई ऐसा किरदार दिया जा सकता है जो दीगर सियासी जमातों के माशी माहिरीन के साथ मिलकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बुनियाद रख दे। मुसद्दका जराए भी खबर दे रहे थे और फिर इसाक डार साहब ने भी इसकी तस्दीक कर दी कि बंद कमरों में इंतखाबी इस्लाहात में मजीद तरमीम शामिल की जाएंगी और बिल इसी हफ्ते पार्लियामान के दोनों ऐवानों में अलग अलग मंजूर किया जाएगा। इतलात के मुताबिक मुजवजा इस्लाहात निगरान हुकूमत के इख्तियारात में बेपनाह इजाफा करती हैं। निगरान हुकूमत बैनुल-अक़वामी मामलात से निमटने के लिए एक मुंतखब हुकूमत की तरह काम कर सकेगी और खुद मुख्तार तरीके से काम कर सकेगी। निगरान सूबाई मसाइल को इसी तरह निपटाएगी कि जिस तरह एक मुंतखब हुकूमत अपने माली मामलात से निमट सकती है। निगरान वजीर आजम की तैनाती के लिए हुकूमत के पास तौज्जी है कि इस वक्त
نہ صرف IMF معاہدہ بلکہ بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا عدالتی نظام رائج ہے کہ جس کو اگر کہا جائے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے مفادات کو دیکھ رہا ہے تو غلط نہ ہوگا. جتنے مختصر وقت میں ہم الیکشن سے گزر جائیں، ایک مستحکم حکومت قائم کر لی جائے، اتنا اچھا ہوگا. جلدی الیکشن کرا کر ایک مستحکم حکومت چاہیے. تاہم ہم ملک میں اصلاحات کرنا چاہتے ہیں. الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ جس میں نگران وزیر اعظم کو منتخب وزیر اعظم والے تمام اختیارات حاصل ہوں گے. لیکن اس کے برعکس تحریک انصاف کا موقف ہے کہ الیکشن کمیشن خواب غفلت سے بیدار ہو اور جمہوریت، انتخاب اور آئین پر نقب کی تیاریوں پر نگاہ رکھے. انتخاب سے اب تک راہ فرار اختیار کرنے والی حکومت کی مزید بھاگنے کی شدید خواہش جھلکتی ہے. موجودہ بندوبست کا کسی بھی صورت میں تسلسل ملک میں تباہی اور بربادی کے سلسلے کا تسلسل ثابت ہوگا. امپورٹڈ بندوبست آئینی اور جمہوریت کے ساتھ بھی سنگین کھلواڑ میں مصروف ہے. PTI ترجمان نے مزید کہا کہ اسحاق ملکی معیشت کی تباہی کا ذمہ دار اور کسی بھی غیر جانبدارانہ آئینی ذمہ داری کے لیے غیر موضوع اور نااہل ہے. کیا تمام اتحادی جماعتیں اسحاق ڈار صاحب کو بطور نگران وزیر اعظم قبول کریں گی؟ اور کیوں نیوٹرلٹی پر کھل کے موقف پیپلز پارٹی آج بھی نہیں لے سکی؟ حکومت کے پاس یقیناً دلیل موجود ہوگی. انتخابات میں شفافیت کے لیے عوام کو کیا جواب دیا جائے گا؟ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہیں. کنڈی صاحب بین الاقوامی ونگ کے صدر ہیں اپنی جماعت کے. ڈار صاحب پارٹی کے ورکنگ کمیٹی اور ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی ہیں. اس کے علاوہ حال ہی میں دوبارہ پارٹی کے مرکزی فائنانس سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں اور گزشتہ ہفتے ہی اس کی اطلاع الیکشن کمیشن کو بھی دے دی گئی ہے. سینٹ میں پارٹی کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں. غیر سرکاری طور پر ہر چیز کا انتظام بھی کرتے ہیں. فائنانس سے لے کر قانونی تک، گورننس سے لے کر بین الصوبائی معاملات تک پارٹی کے تمام بڑے عہدوں پر تقرریاں ہوں، ہر چیز پر عبور ہے. کم از کم 15 کابینہ کمیٹیوں کے سربراہ ہیں اور آپ آج بھی آپ کی جماعت پریس کانفرنس کر کے یہ اطلاع تو ہمیں دیتی ہے کہ ان کا نام نہیں تجویز ہوا، لیکن یہ بتانے سے قاصر ہوتی ہے کہ آپ کے نزدیک وہ نیوٹرل ہوں گے یا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈار صاحب کا نام ابھی تک فلوٹ نہیں ہوا. مسلم لیگ، پاکستان مسلم لیگ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ابھی تک ڈار صاحب کے نام پہ جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لیا، ان کو بتایا بھی نہیں کہ ڈار صاحب کیسا نام ہے. نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے نام شیئر کیے ہیں لیڈر آف دی ہاؤس کے ساتھ. جب نام آئیں گے، جب شیئر ہوں گے تو اس کے بعد ہی ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم پہلے سے کہہ دیں کہ جی مجھے فلاں شخص پسند ہے اور فلاں شخص پسند نہیں ہے اور یہ ہونا چاہیے یا وہ ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جو نہ ختم ہونے والی ڈیبیٹ ہے. جب نام آئیں گے، PMLN کی طرف سے نام آئیں گے، ہمارے بھی نام جائیں گے، باقی اتحادی جماعتوں کے بھی نام جائیں گے، تو اس کے بعد ایک ڈیبیٹ ہوگی اور اس میں 3 لوگ جو ہیں وہ شارٹ لسٹ ہوں گے جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے اس کے ساتھ جو ہے مشاورت ہوگی. ان کے بھی 3 نام آئیں گے، تو 6 میں سے ایک جو ہے جو بھی ہوگا وہ جو ہے. لیکن یہ ڈیبیٹ تو میں آپ سے کر ہی نہیں رہی کریم کنڈی صاحب، اور یہ پورا طریقہ کار تو ہم اپنے ابتدائی میں بتا بھی چکے ہیں. آپ کو تو مدعو کیا یہ جاننے کے لیے کہ کیا ڈار صاحب ایک غیر جانبدار نگران وزیر اعظم کے طور پر کام کر سکیں گے؟ دیکھیں، ہم مفروضے پہ کیا بات کریں. اب آپ کہیں کہ جی مفروضے پہ اگر آپ بات کریں تو مفروضے پہ تو بات نہیں ہو سکتی. اگر یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا. ابھی تک نام آیا نہیں ہے، ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں. کل میں نے آپ کے ہی ایئر وائی کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ جی کچھ چینلز پہ چل رہا تھا کہ جی پیپلز پارٹی بھی ایگری ہو چکی ہے، لیکن میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ ہم بات کوئی نام شیئر نہیں ہوا. ہم نے 3 رکنی کمیٹی بنائی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے. وہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ انگیج ہوگی، اس کے بعد لیڈرشپ کے لیول پہ بھی انگیجمنٹ ہوگی. تو ایسا جو ہے اگر ہم پہلے سے بولیں کہ مجھے ڈار صاحب پسند ہے، مجھے ڈار صاحب نہیں پسند، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ خواہش ہے کہ ایسے شخص کو آنا چاہیے نیوٹرل بھی ہو لیکن اتنا جاندار ہو کہ کم از کم الیکشن کے بعد یہ نہ کہے کہ جی میں مجبور تھا، میں الیکشن فیئر نہیں کرا سکا، میری نہیں چل رہی تھی. RTI سسٹم بھی بیٹھ دیا جائے. ایک پراپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے شخص ہو جو کہ الیکشن پراپرلی کنڈکٹ کرا سکے. اسحاق ڈار صاحب نیوٹرل ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب؟ دیکھیں، اگر آپ شخصیات پہ اگر ہم جائیں گے تو بہت سے جس کا نام بھی لیں گے تو اس پہ کوئی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی چیز آئیں گی. ابھی آپ جو ہے جو 2 CMs بنے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں کا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، کیبنٹ میں فلاں کا فلاں کے ساتھ تعلق ہے. تو کوئی بھی ایسا شخص میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نہیں ہے جس سے کسی کے ساتھ تعلق نہ ہو. ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو آپ اگر کہیں کہ جی نیوٹرل ہے، نہیں ہے، ہم کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کنڈکٹ ہونا چاہیے. اور یہ ہماری خواہش رہی ہے، آپ کی بھی رہی ہے، ہماری بھی رہی ہے. ہم کہتے ہیں جس طریقے سے ہو جلد از جلد فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں
اور कुंडी साहब, मफरूजों की बात तो है नहीं, असूल की बात है, मिसाक जमहूरियत की बात है। जो लोग न्यूट्रल की तारीफ ना कर सकें, क्या उनसे मुनसिफाना या आजादाना इंतखाबात कराने की उम्मीद रखी जाए? आपकी जमात से आज एक सिंपल सवाल है और उसका जवाब देने के लिए आप तैयार नहीं है या कासिर हैं देने से। क्या न्यूट्रल हैं वो? न्यूट्रल की तशरीह या तारीफ मुझे करके बता दीजिए। आप ये भी करने को तैयार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का अगर आप इशारा दे रहे थे तो सर उधर तो हर जमात की 5 उंगलियां घी में है, आप सब की नुमाइंदगी उधर मौजूद है और इससे तो इनकारी आप भी नहीं हो सकते। देखें, नाम तो पहले आने देना। नाम से पहले अगर हम डिबेट शुरू कर दें तो मैं भी कह रहा हूँ कि नाम तो आने दें। अगर PMLN कहती हमने तो नाम ही नहीं किया। अब मीडिया पे चल रहा था, PMLN ने इसकी कोई तस्दीक नहीं की कि हमने नाम ये जो है हमारे तरफ से नाम चल रहा है। पीपल्स पार्टी ने भी अपने नाम अभी तक शेयर नहीं किए, किसी जमात ने अभी तक नाम शेयर नहीं किए। मीडिया के जरिए हमें पता चला कि सरदार साहब हो सकते हैं और आज मीटिंग भी दुबई में हो रही है। कल ये बात चल रही थी, हालांकि कोई मीटिंग दुबई में नहीं होगी, कोई मीटिंग ऐसा जो है ऑर्गेनाइज नहीं है, ना कोई मीटिंग हो रही है। लिहाजा चीजें हैं जो मीडिया के जरिए चल रही हैं। अब मीडिया के जरिए चीजें चलेंगी और हम कहेंगे नहीं, हमने उसकी जो है तरदीद कर दी है, नाम शेयर नहीं हुआ है। जब शेयर होंगे तो उसके ऊपर हम डिबेट करेंगे कि वो न्यूट्रल हैं नहीं है। जो चीजें भी हम मीटिंग के अंदर बैठकर हम अब मीडिया के जरिए बैठकर हम सर मैं खुदा गवाही ये समझने से कासिर हूं कि आपकी ऐसी क्या मसलहत और मजबूरी है कि आप डार साहब जो कि न्यूट्रल नहीं है, एक जमात से वाबस्ता हैं, मुंसलिक हैं, वफाकी वजीर हैं, आप उनको न्यूट्रल कहने से ऑन एयर कतरा रहे हैं। तो मेरा मतलब है कि आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट किया जाए, अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन आप इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके केयर टेकर सेटअप्स को भी मैंडेटेड गवर्नमेंट्स का इख्तियार अब देना चाह रहे हैं। तो ये तो इस तरह लग रहा है कि आप उनको एम्पावर करना चाह रहे हैं कि वो मजीद तवालत इख्तियार करें और फिल फॉर इलेक्शंस की तो कोई जल्दी नहीं है, जबानी जमा खर्च है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौका है कि फिल फॉर इलेक्शन होने चाहिए 60 दिन या 90 दिन। हमारा तो पहले प्रायोरिटी है कि 60 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी है कि चलो अगर इत्तेहादी जमातें कहती है तो 90 दिन में भी जो है वो इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि 60 दिन में जो है इलेक्शन हो जाने चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखें, पंजाब में जो रिजर्वेशन थी और खैबर पख्तूनख्वा रिजर्वेशन है और बहुत जल्दी मैं समझता हूँ कि ये रिजर्वेशन जो है वो दूर हो भी जाएंगी जिस तरीके से रिजर्वेशन थी। क्योंकि जब हम जाते हैं गवर्नर साहब के पास हो KP की बात है, कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं बेइख्तियार हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। CM साहब ऐसे ही हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब भी ऐसे हैं। तो सवाल हमारा ये था कि ये फिर सुबह कौन चला रहा है। जैसे बहुत सी चीजें हैं कि जो चंद दिनों में मैं समझता हूँ। मगर कुंडी साहब, आप लोग सेंसस से की बात भी हो तो सेंसस से भी कंसेंसस से किसी को लाने की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसकी कोई भी रिश्तेदारी हो, वो वफाकी वजीर ही क्यों ना हो, मगर कंसेंसस होना जरूरी है। न्यूट्रलिटी तो आपके नजदीक इशू नहीं है, जबकि आइन की रूल न्यूट्रलिटी जरूर मांगती है। सर, साथ ही आप तरमीम करके इलेक्शन एक्ट में चेंजेस लाना चाहते हैं कि एक केयर टेकर सेटअप अगर तवालत इख्तियार कर भी जाए तो उसके लिए तमाम तर अरेंजमेंट्स हुई हों। फिर आप सेंसस की भी बात करते हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी एंड ऑफ दिस मंथ एजेंडे का वो हिस्सा होगा। गो के आप लोगों के पास 2/3 अक्सरियत ही नहीं है आईनी तरमीम करने के लिए, लेकिन वो इशू भी हम खड़ा करके रखेंगे, कभी काम आ सकता है। आप लोग कंफ्यूज्ड हैं, अहकामात की बजा आवरी है, ये किस तरह देखा जाए, क्या हो रहा है एग्जैक्टली? ना हम कंफ्यूज हैं ना अपना हिस्सा मांग रहे हैं। देखें, CCI की जो बात चल रही है और मरदमशुमारी के हवाले से जो बात चल रही है उसमें दो चीजें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मरदमशुमारी पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसमें ये बात नहीं है कि हमें उस पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, क्योंकि CM जो है सिंध ने भी लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर को, मैंने भी प्राइम मिनिस्टर KP के हवाले से लिखा था। और उसकी बात यह कि CCI मीटिंग में 2 CM जब आएंगे जो निगरां उसमें है, क्या नाम है, हुकूमत में है, क्या उनके पास ये मैंडेट है कि हमारे सूबों की नुमाइंदगी वो करें? ये एक सवाल है, आई डोंट नो कि इसको किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा, कि उनके पास कोई मैंडेट इस वक्त नहीं है, कि इलेक्टेड नहीं है। वो जो है रोजमर्रा के लिए जो निगरान हुकूमत आती है रोजमर्रा के इश्यूज के लिए, तो लिहाजा जो है वो उस मैंडेट के लिए आए हुए हैं। तो लिहाजा इस पे भी जो है वो बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, जो है उसके पे बड़ा जो है ना क्वेश्चन मार्क होगा कि किस तरीके से ये चीजें जो है ये वो करेंगे। दूसरी बात यह कि 230 का जो है, क्योंकि हमने IMF के पास गए हैं, IMF के साथ हमारा एक 9 महीने का जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी कंटिन्यूटी के लिए डेफिनेटली निगरान हुकूमत को 2 महीने या 3 महीने की जो है उसको जो है हमें एक मैंडेट, एक पावर देनी पड़ेगी, ताकि उस चीज को आगे जो हमने कंटिन्यूटी उसकी चलानी, उसके लिए हमने किया। कोई ऐसे इख्तियार नहीं दिए कि बिल्कुल वो सारी जाके हुकूमत। सर, हमारे जराये ये बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एक इकोनॉमिस्ट या टेक्नोक्रेट चाहती है, गिवन आर इकोनॉमिक कंडीशंस राइट नाउ, एक तसलसल, कंटिन्यूटी और एक स्टेबिलिटी जो है वो लाजिम है। लेकिन खदशा सियासी जमातों को ये है कि भाई कहीं तवालत ना इख्तियार कर जाए, इलेक्शंस तो पॉलिटिशियन के ऊपर बजे दें, लेकिन ग्राउंड वर्क तो आप सारा वही कर रहे हैं जिससे एक टेक्नोक्रेट या इकोनॉमिस्ट जो है वो लंबा चल सके।
कॉल और फेल में तो खुला तजाद है। मेरा मौक़िफ़ है कि इस पूरे सिनेरियो का जो इस वक्त जो है बनी हुई है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, उसका वायदा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन हो, नई पार्लियामेंट और हुकूमत है, और उसके हवाले से जो है मुल्क को किया जाए, ताकि इस मुल्क को जो है आगे लेकर चले। इस अगली पार्लियामेंट अगली हुकूमत जो है एक मुल्क को एक जो है इसको जो है एक जैसे हमने पहले बात किया चार्टर इकोनॉमी हो, जो भी हो, ताकि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर। बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद है। आपने सुना खुल के डार साहब की न्यूट्रलिटी पर पीपल्स पार्टी कमेंट करने को तैयार नहीं, सिर्फ और सिर्फ इक्तफा इस बात पे है कि नाम अभी मौसूल नहीं हुआ। बात करते हैं, हमारे साथ साबिक निगरान वजीर आला पंजाब और सीनियर तज्जियाकार हसन अस्करी मौजूद हैं। हसन अस्करी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम होपिंग फॉर लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी फ्रॉम योर एंड सर। फरमा दीजिएगा, डार साहब का नाम जो है वो फ्लोट भी होता है, वो तरदीद नहीं भी करते, उसके बाद तरदीद आ भी जाती है। एक और वजीर कहता है कि कंसेंसस सिर्फ जरूरी है, न्यूट्रलिटी का तो इशू होएगा नहीं। लेकिन क्या वाकई पब्लिक स्क्रूटनी और मीडिया की स्क्रूटनी नहीं विथस्टैंड कर सकेगा ये इंतखाब, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं? देखिए, आइन के मुताबिक जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होता है या केयर टेकर चीफ मिनिस्टर होता है, उसकी नॉन पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि आइन के मुताबिक ना वो खुद इलेक्शन लड़ सकता है और ना उसकी इमीडिएट फैमिली यानी उसकी वाइफ और बच्चे जो हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते जिस इलेक्शन को वो सुपरवाइज कर रहे हों। तो ये एक नॉन पार्टिजन शख्सियत को लाने का तकाजा है इसके आइन के मुताबिक। और उसके अलावा जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो एक लिमिटेड फंक्शन गवर्नमेंट होती है जिसका इलेक्शन करवाना और रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, कोई मेजर फाइनेंशियल डिसीजन भी केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ये जो है इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 330 है जिसमें ये फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। मगर हम अस्करी साहब जब बात करते हैं सीनियर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से कि जिधर ये एवी नाम फ्लोट नहीं हुआ, ये खला या वैक्यूम में बात नहीं हुई, एवी नहीं इसकी तरदीद नहीं की डार साहब ने, ये बात हुई भी है, इसकी ख्वाहिश भी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आइन में कहीं नहीं लिखा, न्यूट्रलिटी का इस तरह वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ। क्या ये दुरुस्त है? देखिए, उसमें जो है वो सिर्फ इतना है कि जब उस पर यह कहा गया है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता और जब उसके फंक्शन डिफाइन किए गए हैं तो वहां ये वाज़ेह हो जाता है कि नॉन पॉलिटिकल एफिलिएशन का बंदा जो है वो नहीं हो सकता। 18th अमेंडमेंट से पहले तो इस किस्म की अपॉइंटमेंट केयर टेकर की हुई हैं, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद फिर ये सिलसिला जो है मुनक़ते कर दिया गया। मगर ये बताइएगा, अब जो तरमीम लाना चाह रहे हैं, थैंक यू फॉर द क्लैरिटी ऑन दिस सर, इट वाज मच नीडेड, मगर जो तरमीम लाना चाह रहे हैं और इसकी भी तस्दीक इसाक डार साहब ने की है इलेक्शन एक्ट में, जिसके तई एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल जो है वो इसी हफ्ते तैयार करके दे दिया जाएगा, नेशनल असेंबली भी पास करेगी, सेनेट भी करेगा। इसमें सर एक केयर टेकर गवर्नमेंट, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के तमाम तर इख्तियारात उसको हासिल होंगे, इंटरनेशनल अफेयर्स को भी वो उसी तरह देख सकेंगे, इट कैन एक्ट इन सॉवरेन मैनर देयर ऑफ, और ये केयर टेकर जो है प्रोविंशियल इश्यूज को भी उसी तरह देखेगा, बल्कि आपके फिस्कल मैटर्स को भी उसी तरह देखेगा। क्या ये वसीतर मुफाद में है गिवन आवर सिचुएशन राइट नाउ? देखिए, जो ये पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जहां पे खसूसी तौर पर एक केयर टेकर गवर्नमेंट सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए की जाती है। अगर इस किस्म के फंक्शन उनके बढ़ाने हैं जिसका आपने अभी तज़किरा किया और जो खबरों में भी आ रहा है, तो फिर आपको एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने की जरूरत क्या है? फिर तो ये है कि जिस तरह दुनिया की पार्लिमानी निजाम में जो आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर होता है वो केयर टेकर मोड में चला जाता है, यानी एक लिमिटेड फंक्शन की गवर्नमेंट बन के वो गवर्नमेंट चलाता रहता है। इसका तसव्वुर ही यही था कि एक लिमिटेड फंक्शन की लिमिटेड टाइम के लिए एक नॉन पार्टीजन हुकूमत आप करेंगे। अगर ये अमेंडमेंट आती है, लॉ बनता है, तो उसका मतलब ये है कि नेचर जो केयर टेकर गवर्नमेंट की वो बदल जाएगी और वो एक्सटेंशन होगी, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की केयर टेकर गवर्नमेंट एक्सटेंशन बन जाएगी। सो इसी हुकूमत का तसलसल होगा, पॉइंट 1। और सर जो केयर टेकर आएगी, क्या उसका लंबा अरसे चलने का जवाज और ग्राउंड वर्क भी तो फराहम नहीं होगा इससे? एक ये फियर तो मौजूद है और इस बात के इम्कान को इसलिए आप रद्द नहीं कर सकते कि 2 प्रोविंसेस में इलेक्शन मुकर्रर मुद्दत में नहीं हुआ
اور اس کے اوپر کوئی زیادہ کسی نے آئینی شور بھی نہیں مچایا گیا، تو اس لیے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ انڈیفینٹ عرصے کے لیے اس کو چلائیں، ان کے فنکشن بڑھا دیں. لیکن پھر یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو اسپرٹ جو 18th امینڈمنٹ کے ذریعے ڈالی گئی تھی وہ اسپرٹ کمپرومائز ہو جاتی ہے. سر روح تو ساری فوت ہو گئی نا، کھل کے اجتماعی جنازے نکل رہے ہیں ہر چیز کے، مگر آپ جو کیئر ٹیکر خود بھی رہے ہیں وزیر اعلیٰ، آج کا پنجاب کا وزیر اعلیٰ کیئر ٹیکر جو ہے محسن نقوی صاحب نے آج فرمایا کہ کوشش ہے کہ ہسپتالوں کو اور سڑکوں کو بہتر کریں. سپریم کورٹ نے تو کہا ہے کہ ترقیاتی کاموں میں کوئی لینا دینا نہیں ہے نگران حکومتوں کا، نہ ان کا کام ہے، لیکن یہ تو روز فیتے کاٹ رہے ہیں اور افتتاحی کام کر رہے ہیں اور ترقیاتی کام کر رہے ہیں. دیکھیے جو دونوں پروونسز کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ ریگولر گورنمنٹ کی حیثیت میں کام کر رہی ہیں، کے انداز میں کام کر رہی ہیں، اور یہ بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ریسٹرین کرتا ہے گورنمنٹ کو کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے. چونکہ ایسا نہیں ہو رہا تو میرا خیال ہے کہ ان کے فنکشنز جو ہیں اب کافی ریگولر حکومت سے ملتے جلتے ہیں. تو یہ خلاف آئین کام کر رہی ہیں دونوں حکومتوں کے اندر، سو کالڈ نگران حکومتیں، مگر کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی آپ کو کمپرومائز لگ رہا ہے جو یہ دیکھ نہیں رہا سب کچھ؟ دیکھیے کم از کم وہ انسسٹ نہیں کر رہا ان چیزوں کے اوپر، اور ان سے وہ جو الیکشن ایکٹ کا سیکشن 330 ہے اس کی اسپرٹ وائلیٹ ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپ کو خبر دیتے چلیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اب سے کچھ دیر پہلے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ہم پاکستان کو موجودہ بحران سے نکال کر دم لیں گے اور بیکاری کا کشکول اٹھا کر باہر پھینک دیں گے. چیف عوامی سٹاف جنرل عاصم منیر نے خانوال ماڈل ایگریکلچرل فارم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو تمام نعمتوں سے نوازا ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو موجودہ بحران سے نکال کر ہی دم لیا جائے گا. فوج عوام سے ہے اور عوام فوج سے ہے. ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ترقی سے نہیں روک سکتے. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ معیشت اور سیکیورٹی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. پاکستانی غیرت مند اور غیور اور بہادر قوم ہے. پاکستان میں زرعی انقلاب آ کر رہے گا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ اعادہ کیا کہ اس بحران سے نکال کے رہیں گے اور یہ جو ترقی ہے یہ پورے پاکستان میں بہرحال پھیلے گی. لیکن ناظرین IMF کی جانب سے $1.2 ارب کی پہلی قسط موصول ہونے کے ساتھ ہی حکومت کی جانب سے IMF شرائط پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے. رواں ماہ 13 تاریخ کو IMF ایگزیکٹو بورڈ اجلاس سے $3 ارب قرض کی منظوری کے بعد شہباز شریف حکومت نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے. گھریلو صارفین کے لیے 201 سے 300 یونٹ بجلی ₹5، 301 یونٹ سے 400 یونٹ تک ₹6.50 اور 401 سے 700 یونٹ والے صارفین کے لیے ₹7.5 فی یونٹ قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اس اضافے کے بعد بجلی کی اوسط فی یونٹ قیمت ₹35.42 سے بڑھ کر ₹42.72 فی یونٹ ہو جائے گی. اور یہی نہیں، اگر اس میں سیلز ٹیکس کا بھی نفاذ ہو جاتا ہے تو فی یونٹ قیمت ₹50 تک پہنچ جائے گی. صرف ان قیمتوں میں اضافے سے عوام کی جیبوں سے تقریباً 3.5 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا. 15 ماہ پہلے شہباز حکومت کی آمد سے قبل بجلی کا بنیادی ٹیرف ₹16 تھا، مگر اس وقت بجلی مہنگی تھی کیونکہ ہمیں تو بہرحال یہی بتایا جاتا تھا. بجلی کے بلوں میں اضافہ کر دیا گیا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا. کیا یہاں آج بات نہیں ہونی چاہیے؟ بجلی مہنگی ہوتی ہے، آٹا مہنگا ہوتا ہے، آپ کی روٹی مہنگی ہوتی ہے. IMF کے سامنے ہتھیار ڈال چکے ہیں کہ IMF کے ساتھ مل کر ملک و قوم سے لڑائی کر رہے ہیں. اور اب عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ بجلی کی قیمت اور ٹیکسز میں اضافہ IMF کے کہنے پر کیا جا رہا ہے اور آنے والے وقت میں مہنگائی اور ٹیکسز میں مزید اضافہ ہوگا. مزید مہنگائی ہوگی. 2 سال میں پاکستان کی انفلیشن تو یہ 7% پہ انشاءاللہ چلی جائے. کیٹیگورک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، ایک بھی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، نہ زراعت پر، نہ اپنا کنسٹرکشن ریئل اسٹیٹ. بجلی کے نرخ بڑھائے گئے ہیں. بجلی کے ساتھ ساتھ اوگرا نے گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرنے کی سمری حکومت کو بھجوا دی ہے. سوئی ناردرن صارفین کے لیے 50% اور سوئی سدرن صارفین کے لیے 42% گیس مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. IMF شرائط کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ حکومت گیس اور بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ گھریلو، صنعتی، CNG، ہوٹل سمیت تمام سیکٹرز اس اضافے سے متاثر ہوں گے. ابھی تک ابتدائی عشق ہے، عوام کو تیار رہنا چاہیے کیونکہ جیسے جیسے اس معاہدے کی شرائط پر عمل ہوتا جائے گا ویسے ویسے نہ صرف مہنگائی میں اضافہ ہوگا بلکہ قوت خرید بھی براہ راست متاثر ہوگی.
वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद अहम तरीन खबर के साथ। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आईजी इस्लामाबाद को वारंट गिरफ्तारी की तामील की हदायत देते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करने का कहा है। और बनीगाला में अब से थोड़ी देर कबल ये फैसला कर लिया गया है कि कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश होंगे, जबकि आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत के दौरान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हमायूं दिलावर तहरीक इंसाफ वकला के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करते हुए अदालत आलिया से इंसाफ मांग रहे थे। आज तोशाखाना केस की समाअत के दौरान जज हमायूं दिलावर ने बताया कि मैंने एफआईए को फेसबुक पोस्ट से मुतल्लिक लिख दिया है। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा है कि मुझे भी इंसाफ चाहिए। ऐसे सबके सामने फेसबुक पोस्ट के कागजात लहराए गए। कोई किसी के लिए जज नहीं बन सकता, मुझे भी इंसाफ चाहिए। आज ही इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज फर्ज फरीद ने 9 मई के वाकयात पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज 2 मुकदमात में जमानत मंजूर करते हुए तफसीली फैसला जारी कर दिया है। फैसले के मतन के मुताबिक प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर उकसाने के इल्जाम और जुर्म के दरमियान ताल्लुक है। प्रोसिक्यूशन को यह भी साबित करना होगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के उकसाने से जुर्म सरजद हुआ। फैसले में मजीद लिखा गया है कि वकवा के वक्त चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार थे। ये समझना भी अजीब होगा कि चेयरमैन पीटीआई ने खुद अपनी हाई कोर्ट से गिरफ्तारी करवाई। ये समझना खुद अपनी गिरफ्तारी करवाकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ का तशद्दुद पर मबनी सीक्रेट प्लान भी अजीब होगा। किसी को मुकदमे में फंसाना पुलिस की जानिब से मजायका खेज तरीका है। अदालत ने अपने फैसले में चेयरमैन पीटीआई को मुकदमे में नामजद करना पुलिस की बदनीयती करार दिया है, जिसका मकसद उन्हें हरासा करने के अलावा कुछ नहीं था। फैसले में मजीद ये लिखा गया कि दरख्वास्त गुजार को पुलिस के हवाले करने का मकसद बेजा जिल्लत के अलावा कुछ नहीं था, जिसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानत मंजूर कर ली गई। लेकिन आज अदालत में जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ पेश हुए तो वजीर आजम के खसूसी मुशीर बराए कानूनी अमूर अता ताड़र भी अदालत में मौजूद थे। एक बड़े ग्रुप के साथ मौजूद थे, जिन्हें वकला के एतराज के बाद अदालत से तो बाहर निकाल दिया गया, लेकिन साबिक वजीर आजम पर बोतल मारने की कोशिश के बाद पूरा दिन एक मुद्दे को लेकर कंफ्यूजन बरकरार रही। मुद्दा था कि क्या दौरान समाअत शट अप का वर्ड इस्तेमाल हुआ या नहीं। बिल्कुल हुआ नाजरीन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील इंतजार हुसैन पंचोटा ने बताया कि अदालत से कहा कि हमें कागजात तक नहीं दिखाए जा रहे। क्या ऐसे समाअत चल सकती है कि जिस पर मुबैना तौर पर जज साहब ने शट अप कहा और फिर उन्होंने यू शट अप के अल्फाज कहे। कितनी सदाकत है, कितनी नहीं है। हमारे साथ वो खुद भी मौजूद हैं और एक और ऐनी शाहिद जो अता ताड़ के साथ उनके वकला ग्रुप में मौजूद थे। आज अदालत में तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की तरफ से एक मुबैना ऑडियो क्लिप भी सुनाई गई, जिसमें अता ताड़ को सुना जा सकता है कि हमने आउट नंबर करना है पीटीआई को। क्या ऐसा ही है? खुशामदेद कहते हैं। हमारे साथ पीटीआई के लॉयर इंतजार हुसैन पंचोटा साहब हैं और नून लीग के लॉयर उस्मान घुमन साहब हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो पंचोटा साहब आप खुद भी तस्दीक कर दीजिए, हमने अपने जराए से तो कर ली, क्या वाकई शटअप आपको कहा गया जज साहब की तरफ से और आपने यू शटअप में वापस जवाब दिया? बहुत शुक्रिया मेहर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस इम्पोर्टेंट बात के ऊपर इस मौके के ऊपर मुझे बुलाया है। मैं अनफॉर्चुनेटली कहूंगा, बड़े सैड अपने दिल के साथ और बड़े दुख के साथ कहूंगा कि यस, ये इसी तरह हुआ था, लेकिन उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। उससे आगे भी फिर भी प्रोसीडिंग हुई, लेकिन सबसे पहले जो बात इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आज से पहले एक प्रोसीडिंग का एक सिलसिला जारी है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि आए रोज जो बायस है वो छलक रहा है, वो सामने आया हुआ है। और उस बायस की बेसिस के ऊपर न सिर्फ हमायूं दिलावर साहब के सामने बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी हमने रिक्यूजल की एप्लीकेशन मल्टीपल टाइम्स जो हैं वो फाइल की हैं, क्योंकि इतने जजेस यहाँ मौजूद हैं इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर, और उनमें से कोई भी और इस केस को सुन सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरे क्लाइंट को जो है वो उसमें जो फेयर ट्रायल का राइट है वो नहीं दिया जा रहा। इससे भी इम्पोर्टेंट बात मैं जो कहना ये इस फोरम के ऊपर कहना ये चाहूंगा कि इस मुल्क में इस जुडिशरी का एक किरदार रहा है, और अनफॉर्चुनेटली पिछले दिनों में जो हमने देखा है कि रियासत के सतूनों में सबसे अहम तरीन सतून जो है वो जुडिशरी कंसिडर किया जाता है, और बाकी जो दोस्त मुझे पहले ये समझा दीजिए कि आपको ऐसा क्या हुआ कि जज साहब को शट अप कहना पड़ा? आप लोग हल्लेबाजी कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि एक जज साहब को शट अप कहना पड़ा?
देखिए मैं उस तरफ आ रहा हूं कि एक सतून रह गया है, उस सतून के अंदर भी अब एक ऐसे लोग हैं ना कीजिए, मैं आपसे माजरत करती हूँ, आप जो हुआ वो बता दीजिए बस। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई कॉल। जी उनको कनेक्ट कीजिएगा पंचोटा साहब को फिर से। इन द प्रोसेस उस्मान घुमन साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं, आप भी उधर मौजूद थे, आप उधर मौजूद क्यों थे सर? अता ताड़ साहब मौजूद क्यों थे? मिलने गए थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ को या ऑटोग्राफ लेने गए थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम एज ए लॉयर हैं, इसी बार के मेंबर हैं। मैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का मेंबर हूं, मैं डेली उधर होता हूं। मुझे तो वहां पर जाने में किसी किस्म की कोई रोक नहीं है कि कोई मुझे रोके कि आप इस अदालत में नहीं जा सकते। और वो इन कैमरा ब्रीफिंग भी नहीं, ना ही इन कैमरा वहां पर कोई प्रोसीडिंग हो रही है। वो ओपन कोर्ट है और कोई भी वहां पर जा सकता है। और इस तरह की बिल्कुल वो तो जा सकता है सर, बिल्कुल जा सकते हैं। और हम बीइंग ए शहरी, एज ए लॉयर, हमें कोर्टों कचहरियों में जाना हमारा फर्ज है। हम काले कोट पहनकर सुबह अपनी ड्यूटी पर जाते हैं। पहले तो अता ताड़ साहब कहीं भी नहीं पहुंचे हुए थे। आप लोगों को एक मुबैना टेप भी सुनाई गई अदालत में कि आप लोगों को अहकामात जारी किए गए थे कि पीटीआई को आउट नंबर करना है अदालत में। नहीं, वो टेप इन्होंने ऑडियो जो भी इन्होंने वहां पेश की तो जज साहब ने कहा इसमें ऐसी क्या बात है। उस ऑडियो में आज भी चलती रही मीडिया में, वो कब की ऑडियो है। ऑलरेडी हमारा लॉयर फोरम है और लॉयर फोरम के वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं। वो अपने लॉयर फोरम को वैसे भी मोबिलाइज करने के लिए मैसेज करते रहते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं कि वो इसी केस के सिलसिले में आज इन्होंने न्याजुल्लाह न्याजी साहब ने बड़े पेश की। जज साहब को बेसिक तो इन्होंने खुद बदतमीजी की, जज साहब को प्रोसीडिंग को रोकने की कोशिश की। और जज साहब ने कहा कि आप जिस तरह का कर रहे हैं, इन्होंने हुल्लड़बाजी आती शुरू कर दी। ऑलरेडी ऊपर किसी और जज साहब के पास ये जब पेश हुए तो किसी और अदालत में इस तरह का काम नहीं करते। इस केस के सिलसिले में इन्होंने पिछले 2022 से 2022 से लेकर अब तक ये ऐसा लाडला चोर है जिसने गड़ियां भी चराई हैं और इस ट्रायल को फेस करने के लिए बिल्कुल पेश नहीं हुआ। ये दूसरी दफा जज साहब ने इन्हें इन पर्सन कॉल किया और आज पेश हुए और साथ अपने 50 लोगों को लेकर आते ही कोर्ट की प्रोसीडिंग को रोकने के लिए जज साहब पर इन्होंने इल्जाम शुरू कर दिए। अदालत में नारेबाजी ये कर रहे थे तो बाहर निकाल आप लोगों को क्यों फेंका? हमें नहीं भेजा। असल बात यह है कि जज साहब ने, ये पंचोटा साहब बैठे हुए हैं, इंतजार भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने माफी मांगी जज साहब से। ख्वाजा हारिस साहब ने इस चीज की माजरत की और जज साहब ने वहां पर कहा कि मैं खुद इस पर एफआईआर भी दर्ज करवाऊंगा और मैं एफआईए को भी लिख रहा हूं। मैंने अपनी वीडियो जो कैमरे लगे हुए हैं उसके थ्रू इन सब की पिक्चर को कैप्चर कर लिया है। ये सारे लोग इमरान खान साहब के साथ आए हैं और इन्होंने इंतजार भाई को 6 दफा जज साहब ने ये कहा, मैं उधर मौजूद था, कि आपने प्रवोक किया है। चलिए पंचोटा साहब का भी मौकफ ले लेते हैं। आपने क्यों प्रवोक किया सर? एक मोहतरम जज को कोई शटअप कहने का सोच भी सकता है। मैं यहाँ पे हुल्लड़बाजी मैंने बड़े गौर से सुनी है। जी जी, मैंने कहा मैंने गुमन साहब की बात बड़े गौर से सुनी है। ये मेरे दोस्त, अजीज दोस्त हैं, लेकिन यहाँ पे फैक्ट्स जो हैं वो शायद उस तरह से नहीं आ रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इनसे ये सवाल करें कि ये इस अदालत के अंदर क्या लेने आए थे। ये मुकदमा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फाइल किया है। इस मुकदमे के 2 फरीक हैं, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और दूसरा इमरान खान है। इमरान खान चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनकी पार्टी का एक नेचुरल, देखिए उनका एक नेचुरल है कि वो आए इस कोर्ट की प्रोसीडिंग का हिस्सा बने, क्योंकि उनके चेयरमैन के खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो सारी हैं कि डे टू डे रिपोर्टिंग भी होती रहती है। सेकेंडली, हम तकरीबन पिछले 1 साल से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ मुख्तलिफ अदालतों में पेश हो रहे हैं और इसके अलावा भी उससे पहले भी मेरा एज ए लॉयर एक करियर है। मैंने ना आज से पहले ना इस पूरे 1 साल के अंदर मल्टीपल टाइम्स मैं खान साहब को लेकर अदालतों में अपीयर हूं। आज भी सिर्फ इस अदालत में अपीयर नहीं हुआ, सुबह सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए जहां पे खोसा साहब ने केस को लीड किया, या उसके बाद फिर मैंने लीड किया। हुमायूं जी सर, मेरे वक्त की किल्लत है। पंचोटा साहब ये बता दीजिए कि ऐसा क्या बोला गया था, कहा गया था, लेकिन यहाँ पे जज साहब ने शटअप का बकौल आपके? जी देखिए, मैंने अपने क्लाइंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करना था, ये मेरी बुनियादी जिम्मेदारी थी, मैं उसी के लिए वहां मौजूद था। सर एक वक्फा ले, मैंने सिर्फ एक बात कही थी कि जो मैं पंचोटा साहब आपका डॉक्यूमेंट जिस पे पूछूंगी और घुमन साहब से बात करें, वक्फा ले ले, छोटा सा वक्फा लेते हैं।
پھول خوشبو ان پر اڑتی تتلیوں کی خبر ہو، سب کے آنگن میں چہکتی بیٹیوں کی خیر ہو۔ 14 سالہ رضوانہ جج کی بیٹی نہیں تھی، یہ کسی سیاستدان، کسی جاگیردار، کسی وڈیرے کے جگر کا ٹکڑا نہیں تھی، یہ شاید میری طرح کسی اینکر پرسن کی بھی بیٹی نہیں تھی، وگرنہ شاید دنیا دیکھتی کہ کسی کی بیٹی پر ہاتھ اٹھانا کتنا مشکل ہے اور کتنا شور اٹھتا ہے، اور کرکٹ بیٹ سے سر کھول دینے، زخموں میں کیڑے پڑ جانے اور بہیمانہ تشدد کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ بیچاری سرگودا کی غریب ماں کی مجبور بیٹی تھی کہ جسے گزشتہ برس دسمبر میں سول جج عاصم حفیظ کے گھر ملازمت کے لیے اسلام آباد بھیجا گیا، مگر خبر یہ ملی کہ مبینہ طور پر سول جج کی اہلیہ نے بے ایمانہ تشدد کر کے معصوم رضوانہ کو زندگی اور موت کی دہلیز پر لا کھڑا کر دیا۔ اب یہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اس کے لیے دعا کیجیے گا، اور مزید انفارمیشن آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ That's it for tonight. Good night. اللہ حافظ۔